हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने अब तक पी ब्लॉक में बहुत कुछ कवर कर लिया है। लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात की थी और देखा था कि ऑक्सीजन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली में और स्टार्ट कर रहे हैं विद सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखो कंपाउंड्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं सल्फर के बारे में। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सल्फर बहुत सारे एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं सल्फर के एलोट्रॉप्स की बात करूं तो देखो आपके पास दो एलोट्रॉप्स होते हैं मेन तो सल्फर के। एक तो होता है अल्फा सल्फर, जिसको आप रोम्बिक सल्फर के नाम से भी जानते हो। कौन सी सल्फर है ये? रोम्बिक सल्फर। ठीक। दूसरा एलोट्रॉप होता है आपके पास इसका बीटा सल्फर, जिसे आप मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हो। कौन सल्फर बोलते हो? मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक। तो दो तो इसके मेन एलोट्रॉप है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था S6 से लेकर S20 तक इसके और भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक। तो उनकी भी हम बात करेंगे। जैसे मेन था आपके पास, इसी में एक और आता है S2। ठीक। तो इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, तो एक और बार डिस्कस करते हैं। देखो अल्फा सल्फर बीटा सल्फर दोनों के ही अंदर आपके पास सल्फर S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस S8 की जो शेप होती है वो मैंने आपको बताई थी, ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर में होता है, लाइक दिस। ठीक। जिसको आप पकल्ड रिंग स्ट्रक्चर बोलते हो। याद है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको। दिस इज पकल्ड रिंग स्ट्रक्चर। चाहे आप अल्फा सल्फर बोल लो चाहे बीटा सल्फर बोल लो, दोनों में ही ये S8 मॉलिक्यूल होता है। बस इसका लैटिस रोम्बिक बनता है, रोम्बोहेड्रल लैटिस होता है। इसका आपके पास मोनोक्लिनिक लैटिस होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, कुछ प्रॉपर्टीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 369 केल्विन से नीचे, बिलो 369 केल्विन अल्फा सल्फर इज स्टेबल। यानी रूम टेम्परेचर पे आपको रोम्बिक सल्फर मिलती है और इसीलिए सल्फर की स्टैंडर्ड फॉर्म हम रोम्बिक सल्फर बोलते हैं। ठीक है ना। तो 369 केल्विन से नीचे तो आपके पास अल्फा सल्फर एग्जिस्ट करती है। 369 के ऊपर अल्फा सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाती है? बीटा सल्फर में। तो दिस अल्फा सल्फर गेट्स कन्वर्टेड इनटू बीटा सल्फर। ठीक। कब? अबव 369 केल्विन। तो जो आपका 369 केल्विन टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जहां पर एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो देखो सिंपल सी चीज, 369 से नीचे तो क्या एग्जिस्ट करेगा? अल्फा सल्फर। 369 के ऊपर क्या एग्जिस्ट करेगा? बीटा सल्फर। तो 369 केल्विन पर अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। फिर देखो S6 या S20, तो इसका एक और फॉर्म एलोट्रॉप है S6। S6 हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की वजह से। S6 में सल्फर एटम्स कंबाइन होकर एक चेयर फॉर्म लेते हैं, लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं इसका चेयर फॉर्म। ठीक। तो चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर है S6 मॉलिक्यूल की, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा, S6 के बाद S20 तक अगर आप जाते हो तो ये रैंडम जिगजैग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लाइक दिस, ऐसा। ठीक। तो ये पॉलीमेरिक सल्फर होती है आपके पास। तीसरा S2 के बारे में डिस्कस किया था। जैसे O2 होता है सेम वैसे ही S2 होता है। जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है सेम वैसे ही S2 भी नेचर में कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो ध्यान रखना, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
पैरामैग्नेटिक इन नेचर लाइक ऑक्सीजन। ठीक, यहां पर भी क्या होता है, देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स। तो जैसा हम एमओटी में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम ऐसे ही जो आपका S2 मॉलिक्यूल है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें भी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि दिस एग्जिस्ट अबव 1000 केल्विन। तो 1000 केल्विन के ऊपर सल्फर H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये तो बात है सल्फर के एलोट्रॉप्स की और उनकी एग्जिस्टेंस की। फर्दर अब हम डिस्कस कर सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर को। तो एक बार आप ये स्ट्रक्चर्स बनाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सल्फर, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो देखो, पहला कंपाउंड ऑफ सल्फर दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो देखो, पहले से कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दिस इज अ कलरलेस पॉइजनस गैस with rotten egg smell। ठीक, कलरलेस है, पॉइजनस है और एक बैड स्मेलिंग गैस होती है। अगर आपने रॉटन एग की स्मेल नहीं मतलब पता है आपको, तो सिंपल बोल सकते हैं बैड स्मेलिंग गैस है। ठीक है, बहुत गंदी सी बदबू आती है इसमें से। दूसरा, सेकंड जो चीज है वो आपको यहां पे देखनी है, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमको यहां पे याद रखनी है। पहले रिएक्शन तो इसका कंबस्टन। ठीक, तो फर्स्ट इज कंबस्टन। ठीक, कंबस्टन में क्या होता है, ध्यान रखना, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले भी हम एक गैस पढ़ चुके हैं जो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। क्या आप मुझे उस गैस का नाम बता सकते हो? मुझे पूरा भरोसा है आपको उस गैस का नाम याद नहीं होगा। दैट गैस वाज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो देखो, ये प्रॉपर्टीज है, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। दो गैस हमारे पास हो गई, एक CO और एक H2S, जो किसके साथ बर्न होती है, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो कंबस्टन में कुछ भी नहीं होगा, H2S ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, कंबस्टन होगा इसका, ये क्या बनाएगा, SO2 प्लस H2। तो रिएक्शन को तो आप बैलेंस कर ही सकते हो, ये हो गया आपके पास 3/2 O2। तो ये सिंपल सा कंबस्टन, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपकी गैस है, दिस बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ठीक, एक प्रॉपर्टी तो इसकी है। दूसरा, यहां पर क्या है, H2S, सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करने की वजह से एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। ये हाइड्रोजन गैस जब किसी और कंपाउंड से कंबाइन होगी तो उसको क्या कर देगी, रिड्यूस। इसका मतलब H2S गैस नेचर में कैसी होती है, रिड्यूसिंग। तो आओ डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। देखो, अपना सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ H2S, दैट इज इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर। देखो, इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके सॉल्ट एनालिसिस में ज्यादा काम में आता है। जब भी आप H2S गैस की रिएक्शन किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाओगे, तो आप ध्यान रखना, ये इसको तो रिड्यूस कर देगा लेकिन खुद कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में। किसमें कन्वर्ट होगा, सल्फर में।
तो आपको यहां पे सल्फर का एक टर्बिड सॉल्यूशन मिलता है। टर्बिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको टर्बिडिटी भी बोलते हो, जैसे आप पानी के अंदर क्या करो, पानी के अंदर 1-2 ड्रॉप मिल्क डाल दो, बताओ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है ना, धुंधला, हिंदी में बोलो तो धुंधला, है ना, थोड़ा विजिबिलिटी डाउन हो जाती, तो एक टर्बिडिटी बनती है व्हाइट कलर की। जैसे 1 ग्लास वाटर है, उसमें आप 2-3 ड्रॉप मिल्क डाल दो, जैसा सॉल्यूशन वो हो जाता है, ऐसा ही आपको एक मिल्की टर्बिड सॉल्यूशन मिलता है। और वो जो व्हाइट टर्बिडिटी मिलती है, बताओ वो किसकी वजह से मिलती है, सल्फर की वजह से मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कहीं अगर दिया हो कि किसी गैस को सॉल्यूशन में से पास करने पर टर्बिडिटी बन रही है, इसका मतलब वो गैस कौन सी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस हो सकती है। तो इस रिएक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं हम इससे कि अगर आप H2S के सॉल्यूशन में SO2 गैस पास करो तो यहां पर एक सल्फर की टर्बिडिटी बनती है along with formation of H2 like this. So this is a turbid solution, turbidity of sulfur. तो जरूरी नहीं SO2 पास करो, आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन करवाओ। फॉर एग्जांपल मैं H2S की रिएक्शन करवाऊं KMnO4 से एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूं आपको। तो ये H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में और खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 के अंदर। रिएक्शंस हम लोग रेडॉक्स के अंदर पढ़ते हैं। खैर आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, यहां पर जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि अगर आप H2S गैस को किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सॉल्यूशन से पास करो तो आपको क्या मिलेगी, एक टर्बिडिटी मिलती है, और वो टर्बिडिटी हमेशा किसकी होगी, सल्फर की। ये सामने वाले को रिड्यूस कर देगा और खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो अपनी थर्ड रिएक्शन है, दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में हम इस रिएक्शन को बहुत यूज करते हैं। सो प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड्स, तो देखो जब आप H2S को किसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से पास करते हो तो यहां पर सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं। सल्फाइड्स भी 2 कैटेगरी में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अगर मैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड्स की बात करूं, सो प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड्स, यहां पर 2 कैटेगरी बनेगी सल्फाइड्स की भी। एक वो सल्फाइड्स प्रेसिपिटेटेड इन एसिडिक मीडियम, वो सल्फाइड्स जो एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट हुए, और दूसरे वो सल्फाइड्स प्रेसिपिटेटेड इन एल्कलाइन या फिर बेसिक मीडियम। ठीक, तो कुछ सल्फाइड्स एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं, कुछ सल्फाइड्स आपके बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं। जो एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं उनको हम फिर से 2 और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो जो सॉल्युबल होते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड में। ठीक, तो मैं इसकी 2 कैटेगरीज बना रहा हूं। कैटेगरी नंबर 1, सल्फाइड्स विच आर सॉल्युबल इन YAS, दैट इज येलो अमोनियम सल्फाइड। ठीक, तो कई तरह के सल्फाइड्स होते हैं आपके पास, जैसे Bi2 हो गया, Bi2S3। ठीक, आपके पास हो गया लेड सल्फाइड PbS, HgS। ठीक, तो इनके सबके कलर होते हैं, जैसे PbS, HgS ये कलर में होते हैं ब्लैक, Bi2S3 ये आपके पास कलर में होता है ब्राउन। ठीक, तो ये कुछ मेटल्स हैं
जिनके सल्फाइड प्रेसिपिटेट होते हैं एसिडिक मीडियम में, और ये क्या होता है, येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, वहीं पर दूसरी कैटेगरी होती है विच आर इनसॉल्युबल इन YAS, येलो अमोनियम सल्फाइड। तभी आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, फिर जब हम सॉल्ट पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। अभी तो ऐसे इंफॉर्मेशन में आपको चीजें बता रहा हूं। ठीक, कुछ सल्फाइड्स होते हैं जो YAS में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे SNS हो गया आपके पास, SNS2 जैसे 10 सल्फाइड। ठीक, एक आपके पास हो गया AS आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। ठीक, और एक हो गया आपके पास Sb2S3। ये दूसरे टाइप ऑफ सल्फाइड्स हैं जो एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन ये इनसे डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, फिर आते हैं आपके पास थर्ड कैटेगरी, सल्फाइड्स प्रेसिपिटेटेड इन बेसिक मीडियम। ये वो सल्फाइड्स हैं जो एल्कलाइन मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं। इनके एग्जांपल्स देखो, जैसे आपके पास हो गया COS, NiS, FeS, ये सारे तो ब्लैक होते हैं कलर में, ब्लैक सल्फाइड्स। ठीक, जो गया ZnS होता है आपका व्हाइट। ठीक, आपके पास हो गया MnS जो होता है ये होता है पिंक इन कलर। ठीक, तो ये कुछ सल्फाइड्स होते हैं जो कहां प्रेसिपिटेट होते हैं, बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर काम में आती है। ठीक, इस रिएक्शन को आप सबसे ज्यादा कहां यूज करते हो, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना ध्यान रखना है मित्रों कि अगर आप H2S गैस को किसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से पास करो तो वहां से आपको उस मेटल का सल्फाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर मिल जाता है। ठीक, तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फाइड्स के बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं H2S का एसिडिक नेचर। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम H2S का एसिडिक नेचर डिस्कस करते हैं। तो देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक, तो H2S गैस ये एक वीक डाइबेसिक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक डाइबेसिक एसिड। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो H2S एक्वस दो स्टेप्स में ब्रेक होता है। एक बार ये एक H प्लस देगा और साथ में बनाएगा HS माइनस, इसको हम बोलते हैं K1, फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ H2S। फिर जो HS माइनस एक्वस बना ये डिसोसिएट होकर बनाएगा फर्दर H प्लस एक्वस प्लस H2 माइनस एक्वस, और ये बनेगा K2। और जैसा कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, किसी भी पॉलीबेसिक एसिड का फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा उसके सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो एक वीक डाइप्रोटिक एसिड है जो दो स्टेप्स में ब्रेक होता है। पहला स्टेप बहुत ज्यादा फेवर करता है जबकि दूसरा स्टेप बहुत कम फेवर करेगा। तो ये भी ध्यान रखना, वीकली एसिडिक होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर कर चुके हैं, इसका एसिडिक नेचर वाटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है ये हमने डिस्कस किया था जब हम एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे। साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, HS बॉन्ड वीक होता है तो ये आसानी से H प्लस रिलीज कर सकता है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज एसिडिक नेचर। ये गैस क्या होती है, नेचर में एसिडिक होती है। तो बस इतनी ही प्रॉपर्टीज आपको इसके डिस्कस करनी है। ध्यान रखना, पहला अपन ने यहां पे डिस्कस किया कि ये एक ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। दूसरा, हाइड्रोजन सल्फर से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, और जब भी ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा सल्फर की एक व्हाइट टर्बिडिटी फॉर्म करता है। तीसरा, मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से पास करो तो उनके रेस्पेक्टिव सल्फाइड्स को प्रेसिपिटेट कर देता है, इसलिए H2S का क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट, ये एक वीक एसिड होता है और डाइप्रोटिक, दो स्टेप में ब्रेक होकर ये H प्लस प्रोड्यूस कर सकता है।
क्लियर? ये था अपना सल्फर का पहला कंपाउंड H2S। आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं सल्फर के दूसरे कंपाउंड से, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के देखो दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, एक डाइऑक्साइड दैट इज SO2 और एक ट्राइऑक्साइड दैट इज SO3। आओ डिस्कस करते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज को। तो डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और उनकी प्रॉपर्टीज को। तो देखो आप यहां पर सल्फर के दो तरह के ऑक्साइड्स पढ़ोगे, एक डाइऑक्साइड दैट इज SO2 और दूसरा ट्राइऑक्साइड दैट इज SO3। तो पहले हम डिस्कस करते हैं SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो प्रिपरेशन, सबसे पहली बात इसके प्रिपरेशन की करते हैं। देखो चाहे SO2 हो और SO3 हो, दोनों का ही जनरल प्रिपरेशन आप सल्फर का ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके करवा सकते हो। यहां पर SO2 भी बनेगी और SO3 भी बनती, तो मिक्सचर बनता है SO2 SO3 का। सब कुछ डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की क्वांटिटी के ऊपर। ठीक, तो ये जनरल प्रिपरेशन है, S प्लस O2 गिव्स SO2, इसके साथ थोड़े बहुत अमाउंट में SO3 भी फॉर्म होता है। तो इसके प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी एक दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पे डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये, दूसरा SO2 एक कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल, मतलब बहुत इसकी सफोकेटिंग से स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है, मान के चलो आप इसको, है ना, चुभेगी आपको, बड़ा अजीब सा लगेगा इसको सूंघने पर। तो एक पंजेंट स्मेल होती है, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। ठीक, यही वजह से ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन में काम में आती है। इसका भी हम टेस्ट देखेंगे, ये सिंपल CO2 से CO2 की तरह ही बिहेव करती है। लेकिन उससे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला तो इसका एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। ठीक, तो अगर आप SO2 गैस को पानी से पास करो, वाटर में डिसॉल्व करो, तो ये क्या बनाता है, H2SO3, दैट इज योर सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, तो पानी में डिसॉल्व करने पर सिंस ये एक एसिडिक सॉल्यूशन बना रही है, इसलिए एक ऐसी गैस होती है, एक नेचर में ये एक एसिडिक गैस है। ठीक, पहला प्रॉपर्टी। सेकंड, सिंस ये एक एसिडिक गैस है तो ये बेसिस से रिएक्ट कर सकती है। किससे रिएक्ट कर सकती है, बेसिस से। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगी, रिएक्शन विद एल्कलीज। तो एल्कलीज हो गए, NaH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया। अगर आप SO2 की रिएक्शन NaOH से करवाओ तो अब क्या बनाता है, पहले Na2SO3। ठीक, रिएक्शन को बैलेंस कर लो अलोंग विद H2, तो ये बना आपका सोडियम सल्फाइड। अगर आप इसमें और SO2 गैस पास करो एक्सेस में, तो SO2 गैस और पास करने पर यह कन्वर्ट हो जाता है टू NaHSO3, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक, तो आप इसकी रिएक्शन क्या करो, किसी भी बेस से करवाओ, वो हमेशा यही रिएक्शन शो करेगा। जब आप पहले SO2 गैस पास करोगे तो ये आपके पास उसका रेस्पेक्टिव सल्फाइड बनाएगा, और अगर आप और एक्सेस में SO2 गैस पास कर दोगे तो ये उसका सॉल्युबल सोडियम बाइसल्फाइड, है ना, सॉल्युबल बाइसल्फाइड बनाएगा। तो ये जो इसकी रिएक्शन है, सेम यही रिएक्शन अगर हम CaOH होल ट्वाइस से पास करवाए तो ऐसी रिएक्शन शो करता है, लेकिन वो रिएक्शन सल्फर को आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। ठीक, तो अब मैं आपसे वो रिएक्शन डिस्कस करता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फर SO2। इसका ये बिहेवियर सिमिलर टू CO2 है।
सिमिलर टू CO2। जैसे CO2 बिहेव करती है एग्जैक्ट उसी वे में कौन बिहेव करती है? आपकी SO2। कैसे बिहेव करती है CO2? CO2 जब भी किसी सॉल्यूशन से निकलती है एक ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलती है। सेम फंडा SO2 के साथ है। SO2 गैस इज रिलीज्ड with a brisk effervescence। तो जैसे CO2 ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलती है सेम वैसे ही SO2 भी ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलती है। फिर आपने सीखा होगा कि CO2 गैस को अगर आप लाइम सॉल्यूशन से पास करो तो वो पहले मिल्की हो जाता है, पढ़ा है ना। और अगर और CO2 गैस पास करो तो सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। सेम चीज यहां है। On passing through a lime solution, it turns milky and the solution becomes clear when SO2 is passed in excess। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप SO2 को लाइम सॉल्यूशन से पास करो, लाइम क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, ठीक। तो मैं SO2 गैस को लाइम सॉल्यूशन से पास कर रहा हूं CaOH होल ट्वाइस से, तो ये पहले बनाता है CaSO3 का एक सॉल्यूशन। तो ये CaCO3 इनसॉल्युबल होता है और इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? मिल्की, व्हाइट कलर की टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है, ठीक। फिर अगर आप इसमें और SO2 गैस पास करो एक्सेस में तो ये सॉल्यूशन वापस से क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बाइसल्फाइड बनता है विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली CO2 से मैच कर रही है। CO2 भी अगर आप CO2 को लाइम से पास करो तो CO2 को लाइम से पास करने पर ये पहले बनाता है CaCO3 प्लस H2O। ये CaCO3 इनसॉल्युबल होता है और इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? मिल्की। अगर आप इसमें और CO2 गैस पास करो तो ये सॉल्युबल बाइकार्बोनेट बनाता है CaHCO3 होल ट्वाइस और सॉल्यूशन वापस से कैसा हो जाता है? क्लियर। तो दोनों एग्जैक्टली सेम रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है सॉल्ट एनालिसिस में कि CO2 और SO2 दोनों एक साथ बाहर निकलती हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी गैस SO2 है और कौन सी CO2? क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम बिहेवियर शो कर रही है। तो इनको डिफर करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होता है दैट इज SO2 गैस कैन डीकलराइज KMnO4 solution but CO2 cannot, ठीक। तो क्योंकि इन दोनों का नेचर सेम है तो इनका कोई ना कोई एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होना चाहिए। तो यही पॉइंट होता है कि SO2 गैस पर्पल कलर के KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देती है जबकि CO2 गैस ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? आओ ये भी मैं आपको समझा देता हूं, बहुत आसान सी चीज है। SO2 की रिएक्शन अगर आप KMnO4 से करवाओ तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर सल्फर +4 स्टेट में है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा H2SO4 में। तो रिएक्शन को थोड़ा सेपरेट करते हैं, अलग कलर यूज कर रहा हूं मैं यहां पे ताकि आप समझ सको चीजों को। तो देखो अगर आप SO2 की रिएक्शन KMnO4 से करवाओ तो ये इसको H2SO4 में बदल देता है और खुद Mn+2 में चला जाता है, ठीक। तो होगा क्या? सिंस SO2 KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, यहां सल्फर +4 स्टेट में है और ये इसकी हायर स्टेट यानी +6 में चला जाता है।
तो ये KMnO4 से रिएक्ट करता है और उसको डीकलराइज कर देता है। लेकिन CO2 में कार्बन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मैं इसकी रिएक्शन KMnO4 से करवाऊं तो KMnO4 इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। अगर KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन SO2 एंड CO2। दोनों का लाइम के साथ सेम बिहेवियर है। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? SO2 KMnO4 सोल्यूशन को, या फिर आप यहां पर K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। दोनों सोल्यूशन को डीकलराइज कर सकती है, लेकिन CO2 इनको डीकलराइज नहीं कर सकती है, क्योंकि CO2 में कार्बन पहले से ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। क्लियर? तो बस इतनी ही प्रॉपर्टी आपको SO2 की डिस्कस करनी है जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो इसकी स्ट्रक्चर है। आओ मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं, फिर आप सब कुछ कॉपी भी कर लेना। ठीक, तो SO2 की स्ट्रक्चर बड़ी आसान है। SO2 में सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है और ये आपकी SO2 की स्ट्रक्चर है। ठीक, सल्फर के पास एक लोन पेयर है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन के साथ शेयर करके रहता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है और लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो शेप होती है बेंट, या फिर आप इसको एंगुलर शेप बोल सकते हो। ठीक, तो बस ये इसकी ज्योमेट्री है। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप कॉपी करो। फिर हम मिलते हैं सल्फर के सेकेंड ऑक्साइड से, दैट इज SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो मिलते हैं सल्फर के अगले ऑक्साइड से जिसका नाम है SO3, दैट इज योर सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक, तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन। सल्फर ट्राइऑक्साइड को जनरली हम SO2 के ऑक्सीडेशन से बनाते हैं। तो पहले प्रिपरेशन बता देता हूं मैं आपको इसका, बहुत ही आसान सा प्रिपरेशन है। आप क्या करो, SO2 गैस को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करो तो बनती है SO3 गैस। लेकिन ये प्रोसेस नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। यहां पे आपको V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, या फिर आप कभी कभी प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो। तो एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप SO2 गैस का ऑक्सीडेशन करो तो आपको क्या मिलती है? SO3 गैस। तो इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। पहली प्रॉपर्टी। दूसरा वही कॉमन प्रॉपर्टीज, ये भी एक एसिडिक गैस है, एसिडिक नेचर। अगर आप SO3 गैस को वाटर में डिसॉल्व करो तो ये क्या बनाता है? H2SO4। क्या बनाता है? H2SO4। तो सिंस यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है तो इसका जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक नेचर है। ठीक, तो दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे SO2 एसिडिक थी वैसे ही SO3 भी क्या होती है? एसिडिक होती है। अब आप मुझे बताओ SO2 और SO3 में से ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? तो मैंने आपको ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर देखना सिखाया भी था। बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, SO2 या SO3? हाँ, कौन होगा? SO3। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +4, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +6। यहां सल्फर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो SO3 होगा वो SO2 से क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। सिखाता मैंने आपको। चलो, तो ये हो गया इनका एसिडिक नेचर, ये भी आप कंपेयर कर सकते हो। फिर इनकी और तो कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, एक प्रॉपर्टी और आप देख लो, दैट इज SO3 का डीकम्पोजिशन। ठीक, तो उसको भी यही डिस्कस कर लेते हैं। डीकम्पोजिशन, अगर आप SO3 गैस को एट अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस हीट करो
तो ये डीकंपोज होकर SO2 और O2 गैस बना। तो ये एक इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज डीकंपोजिशन। हाँ, एक और प्रॉपर्टी है जो आपको कभी कभी काम में आ सकती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। ओलियम, अगर आप SO3 गैस को H2SO4 के साथ मिक्स कर दो तो एक कंपाउंड बनाता है H2S2O7। अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे जब हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे, इसीलिए पहले मिलवा रहा हूं आपको। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं ओलियम। इसमें क्या होता है, H2SO4 के अंदर SO3 डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहती है। ठीक, सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें H2SO4 फिल्ड है और इसमें H2SO4 के साथ साथ और कौन प्रेजेंट होती है, SO3। तो जब आप इसको ओपन कंटेनर में रखते हो तो ये SO3 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं, यहां पर व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्म में आपकी SO3 गैस बाहर निकलती है। इसलिए ये जो आपका ओलियम है, इस ओलियम को हम फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। तो कभी कभी आपको ये तीन टर्म, दोनों टर्म लिखे हुए मिल सकते हैं, ओलियम बोल सकते हो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, फ्यूमिंग H2SO4। तो जब H2SO4 को आप SO3 गैस में पास करते हो तो ओलियम बनता है। इस ओलियम को ओपन कंटेनर में रखोगे तो आपको व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देते हैं, वो SO3 गैस के होते हैं, इसीलिए हम इसको फ्यूमिंग H2SO4 के नाम से जानते हैं। अगली इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज इट्स स्ट्रक्चर। जैसे हमने SO2 की स्ट्रक्चर देखी, वैसे हम SO3 की स्ट्रक्चर देखेंगे और अब दोनों को कंपेयर भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान देना। स्ट्रक्चर ऑफ SO3। ठीक, तो SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे SO2 का स्ट्रक्चर था, उसमें S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये था आपका SO2। बेंट या फिर इसकी एंगुलर स्ट्रक्चर थी, जैसा आपने देखा था यहां पर सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में था। ठीक, तो ये इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट था। सेम इसी तरह SO3, यहां पर भी सल्फर कौन से स्टेट में होता है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, लेकिन यहां लोन पेयर नहीं होता है, यहां पर ये 3 ऑक्सीजन के साथ 3 डबल बॉन्ड्स फॉर्म करता है। आई बात समझ में? ठीक, तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस। यहां 2 डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में, यहां पे 3 डबल बॉन्ड है। ये एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इतना तो आप जानते हो, सॉरी ये भी sp2 ही आएगा। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर आपके स्ट्रक्चर है। तो देखो दोनों ही केस में सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर है बेंट और एंगुलर, क्योंकि यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये है कि यहां पर जो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनमें कितने पी पाई और कितने पी पाई बॉन्ड्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों के अंदर ये जो 2 डबल बॉन्ड है, क्या ये दोनों पी पाई है, क्या ये दोनों पी पाई है, क्या एक पी पाई और एक पी पाई है। सेम वही चीज आपको यहां बतानी है, क्या तीनों पी पाई है, पी पाई है, या फिर कौन सा पी पाई और कौन सा पी पाई है। तो पाई में हम पागल हो गए। चलो देखते हैं कैसे पता करें। आप मुझे बताओ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी ग्राउंड स्टेट के अंदर। बोलो क्या होता है सल्फर? सल्फर इज 3s2, 3p क्या होता है 2, हाँ नहीं 3 4 क्या होता है 3p 4 होता है। आई बात समझ में? साथ में क्या आएगा, यहां पर देखो 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा, वेकेंट 3d ऑर्बिटल। ठीक, अभी आप देखो
यहां पर सल्फर ग्राउंड स्टेट में है, आप सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाओ तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा, 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3p का एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गया, 1 2 3, और आपके पास क्या होगा, 4 होगा। अब मैंने ये इसको आगे शिफ्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं पता है SO2 में सल्फर के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, इसको शिफ्ट नहीं करूंगा। अब सल्फर को शो करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये एक s ऑर्बिटल और ये एक 2 p ऑर्बिटल, ये तो काम आ गए sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो अब जो आपका सल्फर बना उसके पास क्या बचा है, उसके पास 3 तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें एक में लोन पेयर है और एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है। और क्या बच गया, एक p ऑर्बिटल बच गया 3p और एक 3d ऑर्बिटल जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आओ इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब पहले मैं SO2 समझाता हूं, फिर हम SO3 को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे सल्फर के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन है यानी लोन पेयर है, और बाकी एक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो ऑक्सीजन में यही बना देता हूं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है 2s2 एंड 2p4, तो 1 2 3 4 हो गया। ऑक्सीजन का एक 2p ऑर्बिटल तो सल्फर के इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से कंबाइन होगा और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल सल्फर के p ऑर्बिटल के पास आएगा और यहां पे 2 ऑक्सीजन आएंगे अपना एक p ऑर्बिटल लेकर और 2 बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना चीजों को, थोड़ा इसको अलग लिख देता हूं, ठीक है। हम ऑक्सीजन को यहां लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p4। तो आपके एक ऑक्सीजन के पास 2 p ऑर्बिटल है जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा sp2 के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना शुरू करते हैं, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया सिग्मा बॉन्ड। दूसरा ऑक्सीजन एटम भी सल्फर के साथ sp2 के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बाकी ये सल्फर के पास लोन पेयर है। अब क्या बचा है, अब सल्फर के पास एक तो बचा है p ऑर्बिटल और एक बचा है d ऑर्बिटल। तो सल्फर अपने एक p ऑर्बिटल के साथ, ऑक्सीजन के पास तो सिर्फ p ही ऑर्बिटल है, तो सल्फर का p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, p पाई। देखो सल्फर का p काम में आ गया। अब सल्फर के पास सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल बचा है, d। तो अब सल्फर का d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास तो सिर्फ p ही ऑर्बिटल होगा, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सल्फर का d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p के साथ कंबाइन होता है और ये यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा आपके पास, p पाई d पाई बॉन्ड। आई बात समझ में। तो बस यहां पर एक बॉन्ड p पाई होगा और एक बॉन्ड p पाई d पाई होगा। ये तो हुई लॉजिक की बात। आप इसको डायरेक्टली एक ट्रिक फॉर्म में याद रख सकते हो। कैसे, एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, जितने p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचे उतने p पाई बॉन्ड, और जितने d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचे उतने क्या होंगे, p पाई d पाई बॉन्ड। बड़ा सिंपल, एक p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था तो एक p पाई बना, एक d ऑर्बिटल में है तो एक p पाई d पाई बना। बताओ अगर d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने p पाई d पाई बॉन्ड बनते, तब आपके पास 2 p पाई d पाई बॉन्ड बन जाते ना। बात समझ में आ रही है। चलो आप इसे कॉपी करो, फिर हम SO3 के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं उसमें कितने p पाई d पाई बॉन्ड बनेंगे। तो देखो फिर
SO3 की स्ट्रक्चर, चलो SO3 भी बना लेते हैं। देखो वही आपका सल्फर, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 और ये 3d आपका वैकेंट पड़ा है। अब आप देखो, जैसा कि आप जानते हो SO3 में सल्फर ऑक्सीजन के साथ 3 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी आगे जाएगा। तो आप यहां पे सल्फर का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3s में एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका 3p ऑर्बिटल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और बचा 3d। बताओ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 हो गया। अगेन हाइब्रिडाइजेशन तो यहां पर सल्फर का sp2 ही है, तो फिर से आप एक s और 2 p ऑर्बिटल को काम में लो और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद सल्फर के पास क्या क्या बचा, 3 तो बन गए इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसके पास बच गया एक p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आ रही बात समझ में। अब फिर से वही चीज, सल्फर के ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 3 ऑक्सीजन एटम के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये s, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, ये तो बन गए सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या बचा है सल्फर के पास, एक तो p ऑर्बिटल है और 2 क्या है, d ऑर्बिटल है। तो सल्फर का एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के दूसरे p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये तो कौन सा बॉन्ड बना आपका, p पाई p पर। तो वहां पर भी हमने उसको रेड कलर से दिखाया था, इसलिए यहां पे रेड कलर से दिखा रहा हूं। बाकी बचे सल्फर के 2 d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास तो p ऑर्बिटल ही है, तो सल्फर का d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ, तो 2 d ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल के साथ बताओ कौन से बॉन्ड बनाएंगे, p पाई d पाई बॉन्ड बनाएंगे। या फिर सिंपल ट्रिक से देख लो, एक p ऑर्बिटल बचा है और 2 d ऑर्बिटल बचे हैं, तो एक बॉन्ड p पाई होगा और बाकी 2 बॉन्ड्स क्या होंगे आपके, p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि भाई SO2 और SO3 इन दोनों में कितने p पाई और कितने p पाई d पाई बॉन्ड है। तो आप क्या आंसर दोगे, SO2 में तो एक p पाई है और एक p पाई d पाई है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। SO3 में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, उनमें से एक है p पाई और दूसरा क्या है, p पाई d पाई बॉन्ड। तो अगर आपको याद नहीं रहे तो देखो मैंने आपको निकालने का तरीका सिखा दिया है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, वो तो आपको आता है ना, हमने बॉन्डिंग में सीखा है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, उसके बाद ये देख लो कि कितने p और कितने d ऑर्बिटल बचे। जितने p बचे उतने p पाई और जितने d ऑर्बिटल्स बचे उतने क्या होंगे, p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे। चलो अगर आप ये समझ चुके हो तो आप मुझे आंसर दो, बताओ PO4 3- ये कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर बना दूं, P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। ठीक, बताओ ये बॉन्ड कौन सा होगा, p पाई होगा या p पाई d पाई होगा, ये आपको मुझे बताना है। सोच समझ के आंसर देना, जैसे मैंने सिखाया वैसे। सबसे पहले आप क्या करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सिग्मा बॉन्ड गिन लो। एक सिग्मा, देखो डबल बॉन्ड है ना, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई, तो एक सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये होता है 3s2 3p3 1 2 3, इधर 3d खाली होगा
लेकिन आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे इसका। ये तो एक ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, मानते हो। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो एक s काम में आ गया, 3 p काम में आ गए। बताओ क्या इसके पास कोई p ऑर्बिटल बचेगा? नहीं बचेगा ना, सारे p ऑर्बिटल काम में आ गए हाइब्रिडाइजेशन में। तो अगर p ऑर्बिटल बचा ही नहीं तो बताओ ये p पाई बॉन्ड कहां से बनाएगा? तो इसमें कितने p पाई बॉन्ड होंगे? इतने, कितने? 0, ठुल्लू बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर। कौन से? p पाई। बस ये एक d ऑर्बिटल बचा है, तो ये जो एकमात्र बॉन्ड होगा ये भी कौन सा बॉन्ड होगा? p d बॉन्ड होगा। कर लोगे? चलो, तो ये ध्यान रखना, आपको किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में p पाई और p d बॉन्ड कैलकुलेट करने आने चाहिए। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले NO2, बताओ इसमें कितने p d बॉन्ड्स होंगे? आप क्या बोलोगे? 0। क्यों? नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं ना। तो अगर d ऑर्बिटल है ही नहीं तो ये p d बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में तो सोचने की जरूरत नहीं है, यहां तो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा आपके पास? p बॉन्ड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं जहां पर आपको एक गिवन मॉलिक्यूल में p पाई या फिर p d बॉन्ड ढूंढने होते हैं। इसका तरीका मैंने आपको सिखाया। लास्ट एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने SO3 की जो स्ट्रक्चर देखी है ये गैसियस फॉर्म में, ठीक? तो गैस फॉर्म में या गैसियस स्टेट में तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है SO3, जो आपने स्ट्रक्चर अभी डिस्कस की। लेकिन इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड स्टेट SO3 एग्जिस्ट एज, ये एक ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्राइमर एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक ट्राइमर, यानी आप SO3 का ट्राइमर बनाओ, SO3 होल थ्राइस, या फिर आप इसको S3O9 भी लिख सकते हो। तो गैसियस स्टेट में तो ये SO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये ट्राइमर बनाता है। क्या बनाता है? ट्राइमर। कैसा ट्राइमर? S 3 सल्फर, इनको ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करो, ठीक? ये ऑक्सीजन, इधर ये ऑक्सीजन। वापस बनाते हैं इसको, ये सल्फर, एक ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये दूसरा ऑक्सीजन, और ये सल्फर, ये आपका तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है? अब इसको साथ साथ 2-2 ऑक्सीजन से कनेक्ट करते जाओ, बस बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर। तो देखो 1 2 3 S3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास बन गया साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3। तो इतनी चीज और आप ध्यान रखना, गैसियस स्टेट में तो ये SO3 की फॉर्म में इस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है गैस फॉर्म में, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ये एक साइक्लिक ट्राइमर बनाता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? S3O9। क्लियर? चलो, तो बस यही थी SO3 की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको डिस्कस करनी थी। हमने SO3 की प्रॉपर्टीज देखी, उसके स्ट्रक्चर देखी, उसको कंपेयर किया, और यहां से एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि कैसे हम p पाई और p d बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने आज सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे, H2S, SO2, SO3। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास सल्फर के ऑक्सी एसिड्स बाकी है जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। तो आप एक बार इस लेक्चर को रिवाइज करो, चीजों को ध्यान से पढ़ो, बहुत लॉजिकल चीजें हमने सीखी है, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करो, और नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर।